पड़ी थी, चेहरा पीला, सांस धीमी चल रही थी। दी, शीतल ने घबराहट के मारे सेजल को हिलाया। दी उठिए। राज ने स्थिति को भांपते हुए कहा, शीतल अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो और हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। शीतल बिना बहस किए सीधा घर के अंदर आई और कुछ ही सेकंड्स में मां पापा के साथ बाहर आ गई। सेजल की हालत देखते ही शेखर जी ने हड़बड़ाहट में कहा, हम गाड़ी निकालते हैं, लेकिन राज ने तुरंत कहा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरी जीप में बैठिए। एक पल की भी देरी किए बिना सब जीप में बैठ गए। सुमन जी ने सेजल को गोद में संभाला हुआ था। बेटा कुछ बोलो ना। वो आंसू जब्त करते हुए बोली तो शीतल ने उनका हाथ थामकर कहा, मां हौसला रखिए, दी को कुछ नहीं होगा। राज ने स्पीड बढ़ा दी, उसका चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में चिंता साफ थी। कुछ ही मिनटों में जीप अस्पताल के सामने रुकी। राज खुद उतरकर सेजल को उठाकर अंदर ले गया। इमरजेंसी, उसने जोर से कहा। डॉक्टर्स तुरंत एक्टिव हो गए। सेजल को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। बाहर बैठकर सुमन रोने लगी, मेरी बेटी को क्या हो गया? शेखर उन्हें संभाल रहे थे। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर देख रहे हैं। शीतल खामोश थी लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। राज थोड़ा दूर खड़ा था लेकिन उसकी नजर बार-बार शीतल पर जा रही थी। वो चंचल और शौक सी लड़की पल भर में ही शांत और गंभीर हो गई थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही शेखर जी ने सेजल के हालात का कारण पूछा तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, उनका बीपी लो हो गया था और फूड पॉइजनिंग का भी केस है। वो काफी कमजोर है, इसलिए हमें उन्हें एडमिट करना होगा। सुमन की सांस जैसे वापस आई। डॉक्टर वो जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना? दिमाग में अगले हफ्ते होने वाली शादी की बात घूमने लगी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया, घबराइए मत, 1-2 दिन में रिकवर हो जाएंगी। सबने राहत की सांस छोड़ी तो शीतल ने धीमे से कहा, पापा हमें जीजू को बता देना चाहिए। शेखर जी ने गंभीर स्वर में कहा, इतनी रात में देव को परेशान करने की जरूरत नहीं है, सुबह बता देंगे और तब तक सेजल की रिपोर्ट भी आ जाएगी। राज जो अब तक चुप था उसने आगे बढ़कर कहा, अंकल उन्हें बता दीजिए, ऐसे टाइम पर परिवार का साथ होना जरूरी होता है। सब उसकी तरफ देखने लगे। शेखर जी ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, बेटा आप सही समय पर हमें अस्पताल ले आए, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप हैं कौन? राज से पहले ही शीतल ने जवाब दिया, पापा ये जीजू के बेस्ट फ्रेंड राज अग्रवाल है, जीजू के कलीग है। ओह अच्छा अच्छा। शेखर जी ने सिर हिलाया फिर शीतल से कहा, ठीक है बेटा तुम देव को कॉल करके सब बता दो और हाँ परेशान होने को मत बोलना। शीतल ने हामी भरी और घबराते हुए कॉल देव को मिलाई। राज भी उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। कॉल पिक होते ही दूसरी ओर से देव की आवाज आई, हेलो शीतल क्या हुआ, इतनी रात में कॉल किया? तुम लोग घर टाइम से पहुंच गए हो ना? शीतल एक पल के लिए ठिठकी पर मजबूत स्वर में कहा, जीजू दी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। एक पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। क्या? देव की आवाज बदल गई, कौन से हॉस्पिटल में? शीतल ने कहा, हम मित्तल हॉस्पिटल में है, मैं अभी आ रहा हूं। देव ने जल्दी से कहा और कॉल कट हो गई। फोन कटने के बाद शीतल ने धीरे से राज की तरफ देखा। थैंक यू, उसने पहली बार बिना तंज के कहा। राज ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ये मेरी ड्यूटी थी। नहीं, शीतल ने धीमे से कहा, ये इंसानियत थी। दोनों की नजर मिली तो राज ने सिर झटक कर कहा, मैं देव के आने तक वेट करता हूं। कहकर वो रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर में गाड़ी मित्तल हॉस्पिटल के बाहर रुकी। देव गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर जल्दी से अपने पिता दीवान जी के साथ रिसेप्शन एरिया में पहुंचा। रिसेप्शन पर देव ने जाते ही पूछा, मैम प्लीज सेजल माहेश्वरी किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर देखकर बताया, वेट अ मिनट सर, सर सेकंड फ्लोर रूम नंबर 203। इतना सुनते ही देव और दीवान जी जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर देव सीधा सेजल के कमरे की ओर दौड़ता है। अंदर आते ही उसकी नजर सीधा पलंग पर सोई सेजल पर पड़ी। उसके नीली कलाई में चुभी ड्रिप देखकर देव की आंखों में नमी उतर आई। तभी कमरे में मौजूद शेखर जी और सुमन जी दीवान साहब को देखकर जगह से उठ खड़े हुए और उनका अभिवादन किया। दीवान जी ने गंभीर स्वर में कहा, नमस्ते शेखर जी, और ये सब अचानक कैसे हो गया? वो अंकल, शीतल ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, मैं और दी शॉपिंग करने बाहर गए थे तो हमने बाहर खाना खा लिया और दी को फूड पॉइजनिंग हो गई। कहते हुए उसने सेजल की रिपोर्ट आगे कर दी। दी को मलेरिया फैल्सिफेरियम हुआ है, शायद इसलिए अक्सर उनका शरीर गर्म रहता था। डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन की जरूरत नहीं है, सुबह शाम इंजेक्शन देना होगा। शीतल की बात सुनकर देव ने एक टक सेजल को देखा, फिर सेजल के हाथ में ग्लूकोज से लगा हुआ ड्रिप और दवाई के नशे में बंद आंखें देख वो अपना आपा खोने लगा। उसने शीतल से फाइल लगभग छीन ली और कमरे के बाहर चला गया। जीजू, शीतल उसे पुकारते हुए बाहर आई तो देव उसके ऊपर बरस पड़ा। क्या जरूरत थी बाहर खाने की और इतनी देर रात तक तुम दोनों बाहर क्यों थी? जब मैंने कहा था कि मैं लेने आ जाऊंगा तो इंतजार क्यों नहीं किया? अगर सेजल को कुछ भी हुआ ना शीतल तो। देव आगे की बात पूरी कर पाता उससे पहले किसी ने तेज आवाज में कहा, बस कर देव। देव ने नजर उठाकर सामने देखा तो राज हाथ में 2 प्याली चाय पकड़े खड़ा था। चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वो आगे आया और कड़क अंदाज में कहा, देव होश में तो है तू सेजल भाभी की तबीयत का जिम्मेदार खुद उनकी सगी बहन को बता रहा है। क्या हो गया है तुझे? वो पिछले 3 घंटे से हॉस्पिटल की सारी भागदौड़ अकेले संभाल रही है। राज की डांट सुनकर जैसे देव को होश आया हो, उसने शीतल की तरफ देखा जो लगभग रोने के लिए तैयार बैठी थी। देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से शीतल का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी शीतल, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बच्चे, प्लीज अपने बड़े भाई को माफ कर दो। शीतल ने रूंधी आवाज में कहा, इट्स ओके जीजू, मुझे खुशी है कि दी को इतना प्यार और केयर करने वाला पार्टनर मिला है। शीतल ने कहा तो देव ने उसके गाल खींच ली। रोते हुए भी शीतल मुस्कुरा उठी। देव ने नरमी से कहा, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। उसी वक्त सेजल को ट्रीटमेंट दे रहे डॉक्टर अक्षर वहां पहुंचते हैं और देव उनके साथ कमरे के अंदर बढ़ जाता है। शीतल भी पीछे जाने को हुई कि तभी राज ने उसको पुकारा और कहा, मिस जंगली बिल्ली। शीतल झट से मुड़ी तो राज ने उसकी तरफ चाय की एक प्याली बढ़ाते हुए कहा, चलो कम से कम तुमने माना तो कि तुम्हारा नाम जंगली बिल्ली है, ये लो चाय। कोई और वक्त होता तो शीतल अपने नाम के लिए राज से जरूर उलझ पड़ती, लेकिन राज ने जिस तरह से देव के सामने उसकी साइड ली थी उसके दिल में जमी बर्फ थोड़ी पिघल गई थी। शीतल ने हौले से चाय की प्याली थामकर कहा, शुक्रिया एसीपी सर। डॉक्टर अक्षर जैसे ही कमरे के अंदर आए उन्हें देखते ही दीवान जी खुशी से बोले, अरे अक्षर तू यहाँ? दीवान साहब को देख डॉक्टर अक्षर भी हैरानी से बोलते हैं, दीनू व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर दीवान जी को गले से लगाकर पूछा, कैसा है तू? बहुत सालों बाद देखा। कमरे में सब लोग हैरानी से दोनों को देखने लगे तो दीवान जी ने कहा, अक्षत ये देव है मेरा बेटा, यही मदर चौकी पर थाने का इंचार्ज है और ये बोलते हुए उन्होंने शेखर जी और सुमन जी की तरफ इशारा किया, इसके सास और ससुर जी है और ये सेजल मेरी बहू है। बिस्तर पर लेटी सेजल की तरफ इशारा करके कहा तो डॉक्टर अक्षत ने देव की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू यंग मैन। देव ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया फिर झिझकते हुए पूछा, सर सेजल कैसी है? डॉक्टर अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, सर नहीं अंकल कहो बेटा, तुम्हारे डैड के बचपन का दोस्त हूं और हां सेजल की रिपोर्ट देखी है मैंने, बस 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सुबह शाम इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद ओरल पर ले लेंगे। दीनू फिर तू तेरी बहू को घर ले जा सकता है। दीवान जी हंसते हुए बोले, अरे यार बहू को ले जाने में अभी 8 दिन बाकी है, देव की शादी अभी हुई नहीं है। इतना सुनते ही डॉक्टर अक्षत ने देव को छेड़ा, ओह तो ये बेटा भी अभी अपनी फियांसे के लिए है। फिर देव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, एंजॉय योर गोल्डन पीरियड यंग मैन और टेंशन मत लो, सेजल पर अभी दवाइयों का नशा है, 2-3 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी, पर हां घर पर अच्छे से रेस्ट करना पड़ेगा। बरखुदार अब तुम्हें अपने साथ साथ उसकी भी शादी की तैयारी करवानी है। डॉक्टर अक्षत की बात सुनकर जहां सब मुस्कुराने लगते हैं वही देव झिझकते हुए बोला, पापा प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूं, एक बार मम्मा को फोन करके बता दूं कि सेजल ठीक है। इतना कहकर वो फटाफट बाहर निकला। उसके जाते ही सब हंसने लगे। देव कमरे से बाहर आया तो उसे राज और शीतल बाहर बेंच पर बैठे दिखे। वो उनके पास गया और उनके बीच की जगह पर बैठते हुए पूछा, राज वैसे तू यहाँ कैसे आया? राज ने लंबी सांस छोड़कर कहा, दरअसल मॉल में मुझे भाभी और शीतल मिल गए थे इसलिए इन्हें घर ड्रॉप करने चला आया, लेकिन रास्ते में भाभी की तबीयत खराब हो गई। ओह अच्छा। देव ने कहा फिर शीतल के थकावट भरे चेहरे को देखकर कहा, शीतल तुम्हें तो कल सुबह ही काम पर जाना है और आज भी काफी थकावट होगी, तुम ऐसा करो अंकल आंटी के साथ वापस घर चली जाओ, मैं और पापा रात में यहीं पर रुक रहे हैं। शीतल कुछ बोले को हुई तभी शेखर जी और सुमन जी भी कमरे से बाहर निकल आए। दीवान जी ने उन दोनों से भी वही बात की थी जो देव ने शीतल से कही। राज भी अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है देव मैं भी निकलता हूं। फिर एक नजर शीतल की उजड़ी हालत देखकर कहा,
अगर आप लोग चाहे तो मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ। शेखर जी ने मना करना चाहा, लेकिन देव ने जोर दिया। हाँ अंकल, राज सही बोल रहा है, इस वक्त आप लोगों को अकेले घर जाना सही नहीं है। राज ड्रॉप कर देगा आप लोगों को घर। देव की बात पर हामी भर कुछ ही देर में सह परिवार शेखर जी राज की जीप में घर के लिए निकल गए। जीप के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी जीप के शीशों से अंदर गिर रही थी और उसी रोशनी में राज की नजर बार बार रियर व्यू मिरर से पीछे बैठी शीतल पर जा टिकती। आज वो लड़ाकू लड़की नहीं लग रही थी, ना कोई तकरार, ना तीखे जवाब, ना वो बेबाक अंदाज, बस चुप, बिल्कुल चुप। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, बाल हल्के बिखरे हुए, आंखों के नीचे हल्की सूजन और नजरें कहीं खोई हुई। राज ने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये वही लड़की है जो कल ट्रैफिक सिग्नल पर मुझसे भिड़ी थी? उसे याद आया उसका आत्मविश्वास, उसका निडर अंदाज और आज भी जिस तरह से उसने उन लफंगों को वार्न किया था। उधर शीतल भी खिड़की से बाहर देखते हुए कहीं खोई थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर सामने बैठे राज पर पड़ जाती। मिलने के बाद पहली बार उसने राज को अलग नजर से देखा। ना वो सख्त एसीपी, ना गुस्सैल इंसान, बल्कि एक जिम्मेदार, शांत और सच्चा इंसान जो बिना कुछ कहे हर चीज संभाल रहा था। शायद ये इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं समझती थी। शीतल ने मन ही मन कहा। जीप धीरे धीरे माहेश्वरी हाउस के बाहर आकर रुकी। शेखर जी और सुमन जी नीचे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, शेखर जी ने कहा। हाँ बेटा, आज तुम नहीं होते तो। सुमन जी की आवाज भर आई। राज ने हल्के से सिर झुकाया। इट्स ओके, मेरा फर्ज था, और बोला। शीतल भी नीचे उतरी, कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर राज की ओर देखा। कुछ पल दोनों की नजरें टकराई तो शीतल ने धीरे से कहा, आप एक अच्छे इंसान हैं एसीपी सर। इतना कहकर वो बिना रुके मुड़ी और अंदर चली गई। राज कुछ पल वहीं बैठा रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर उसने जीप स्टार्ट की और रात के सन्नाटे में आगे बढ़ा दी। सुबह के 5 बजने वाले थे। अब कमरे में दीवान जी और देव सेजल के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दीवान जी ने कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देव तुम्हारे बिहेवियर से आज मैं बहुत हर्ट हुआ बच्चे। देव ने धीरे से कहा, सॉरी पापा, मैं सेजल को लेकर बहुत डर गया था। दीवान जी ने समझाया, बेटा सेजल से तुम्हारा रिश्ता अभी महीने भर पहले ही जुड़ा है, लेकिन वो शेखर और सुमन जी की बेटी है, शीतल की सगी बहन। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हारे ऐसे पॉसेसिव बिहेव करने से उन्हें हर्ट हुआ होगा। और शीतल, वो बेचारी क्या सोच रही होगी? तुमने उसके हाथ से सीधे फाइल छीन ली। देव ने नीचे नजर करते हुए कहा, पापा सॉरी वंस अगेन, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देव का उतरा चेहरा देख दीवान जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, चलो अब मैं भी निकलता हूँ। आज ऑफिस में फ्रांस के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। निशांत ने कहा है वो सब संभाल लेगा, लेकिन मुझे मौजूद रहना जरूरी है। और हाँ, दीवान जी जैसे कुछ याद करते हुए बोले, अपनी अंजलि भी ऑफिस ज्वाइन करना चाह रही है। कल रात ही उसने मुझसे बात की। उसका एमबीए कंप्लीट हो चुका है और वो इंटर्नशिप करना चाहती है। मैंने उसे अपनी कंपनी में ही काम करने का ऑफर दे दिया। बहुत अच्छा किया पापा, देव ने मुस्कुराकर कहा। वैसे भी बड़े पापा को भी अंजलि की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निशांत के साथ मन लगाकर काम सीख लेगी। दीवान जी ने जगह से उठते हुए कहा, अक्षत यहीं पर है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तू भी बेफिक्र रहे। और हाँ, मेरी बहू को ज्यादा परेशान मत करना। मैं शाम को उससे पूछ लूंगा, यदि मुझे तुम्हारी शिकायत मिली तो तुम्हारे कान सबके सामने खींचे जाएंगे। देव ने अच्छे बच्चे की तरह से हिलाया तो दीवान जी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनके निकलते ही देव झट से सेजल के बेड के पास स्टूल खिसकाकर बैठ गया। उसने हौले से सेजल के टिप लगे हाथ को छूते हुए कहा, सॉरी सेजल, मुझे कल रात आपसे रूठी बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज होश में आ जाओ, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है।